तो दोस्तों बताओ आप सभी कैसे हो, कमेंट करके बताएं आप सभी कैसे हो दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? बोलिए लाइव कौन कौन चैट से कौन कौन जुड़ गया है, लाइव चैट में बताएं कौन कौन आ चुका है ऑनलाइन अभी। ठीक है ना दोस्तों, तो आज हम थर्ड लेक्चर करने वाले हैं और जिसमें हम सदिश बीजगणित को करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या करेंगे? सदिश बीजगणित। ये आपका लेक्चर 3 होने वाला है और इससे अपन 2 दिन में क्लियर कर देंगे। आज उसका योग सीखेंगे, कल उसका गुणा सीखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है? ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो आज हम थर्ड लेक्चर की तरफ चलते हैं और जो थर्ड लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सदिश बीजगणित। ठीक है ना दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में? सदिश बीजगणित, जिसे इंग्लिश में अलजेब्रा वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या कह देते हैं इंग्लिश में से? अलजेब्रा वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम जानते हैं, शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले मेरी पहली वीडियो देख लें। क्लियर है? अगर आपने मेरे दो लेक्चर लिए हैं वो नहीं देखे हैं तो जाके पहले आप उनको जरूर देख लें। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और इसमें आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अगर जितना अच्छे आपके बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स होंगे, समझ लो आपको उतनी फिजिक्स में अच्छी कमान होगी और उतने ही अच्छे नंबर आप फिजिक्स में लेके आ सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना दोस्तों, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सदिश बीजगणित को। ठीक है, तो इसमें ये भी बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें भी हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमें फिजिक्स में यूज करनी है अधिक समय तक। ठीक है ना दोस्तों, और ये 11th 12th तो सभी के लिए है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। 11th में हो, 12th में हो, IIT कर रहा हो, JEE कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, ये सभी के लिए इन्वॉल्व है और सभी में आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लेवल से लेके चलेंगे कि यहाँ पर आपके सभी के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। क्लियर है दोस्तों? तो ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पहले इसमें देख लेते हैं जो सदिश बीजगणित होता है। ठीक है, जो सदिश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सदिश होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला होता है आपका अदिश राशि। ठीक है, दूसरा होता है आपका सदिश राशि और तीसरा होता है आपका प्रदिश राशि। ठीक है, ये बहुत कम बुकों में दिया गया है। टेंसर क्वांटिटी कहते हैं इसे, सर्कल क्वांटिटी कहते हैं इसे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इतना आप सभी पहले मुझे ये बताइए क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम अदिश राशि को जान लेते हैं, यानी कि सर्कल क्वांटिटी किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, तो सर्कल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल परिणाम हो। केवल क्या हो? केवल परिमाण हो। जिसमें केवल परिमाण होता है उसमें हम उन अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो सदिश किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो। क्लियर है दोस्तों? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, परिमाण के साथ साथ क्या होगी? दिशा भी होगी, उसे अपन सदिश कहेंगे। अब थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, मान के चलो आप में से कोई चावल लेने के लिए तो मार्केट में गया, ठीक है, और आप एक शॉप के पास पहुंच गए, शॉपकीपर ने आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आप लोग बताओ, बोलो क्या बोलोगे? कि मुझे चावल चाहिए। ठीक है, तो उसका अगला क्वेश्चन होगा कि कितने चावल चाहिए, यानी कितनी क्वांटिटी में चावल चाहिए, यानी क्या परिणाम होगा उसका। ठीक है, तो आप कहोगे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कि मुझे 5 किलो चावल चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, यानी कि उसकी मात्रा क्या हो सकता है? वो मात्रा यानी क्वांटिटी। ठीक है, वो ये तो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा इस पर चर्चा की जाए। अब इस पर चल रहे हैं। ठीक है, तो वो चावल लेके क्या रास्ते में जा रहा है और रास्ते में जाने के बाद उसे एक दोस्त मिला। ठीक है, और वह दोस्त उस दूसरे दोस्त से पूछता है, 2 लोग आराम से खड़े होकर बात करते हैं, यार तुमने उसे देखा था क्या किसी लड़के को? उसका नाम लेके, तो वो कहता है हाँ देखा था। तो वो अगला क्वेश्चन कर सकता है, यार किस दिशा में गया है। ठीक है, तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो। या कोई व्यक्ति ये भी पूछ सकता है, यार अभी तुम्हारे यहाँ से पास से एक लड़का गुजरा होगा जो 5 किलो चावल लेके गया होगा, कि हाँ गया था, कि वो किस दिशा में गया है ये बता सकते हो?
यहाँ वो बता सकता है। ठीक है, तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसे अपन सदिश कहते हैं, और जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है उसे अपन अदिश कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, वो लड़का चावल लेने के लिए गया, सुनिए क्लियर करिए, अगर लड़का चावल लेने के लिए गया, दुकानदार ने उससे पूछा कि कितने चावल चाहिए, तो लड़का यही कहेगा कि उसे 5 किलो चावल चाहिए या 2 किलो, कोई भी एडजस्ट खरीदने के लिए जा रहा है वो। बट दुकानदार ये तो नहीं कहेगा किस दिशा में चावल चाहिए, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो जिसमें केवल और केवल ओनली क्या हो, परिमाण हो, ठीक है, उसे अपन अदिश कहते हैं, और परिणाम का मतलब होता है मात्रा, यानी कितनी क्वांटिटी में ले जा रहा है। क्लियर है? अब दूसरा सदिश, सदिश में क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, और जहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों चीज दी होते हैं उसे अपन सदिश वेक्टर कहते हैं। ठीक है, वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें दोनों चीज क्लियर होंगी। सदिश और अदिश किसे कहते हैं? इसके बाद आता है प्रदिश सदिश, और प्रदिश सदिश में काफी सारी बुकों में नहीं दिया गया है, कोई एक आध बुक में इसे दिया गया है प्रदिश सदिश को। क्लियर है? और प्रदिश सदिश वो होता है जो ना तो सदिश और ना अदिश, कहने का मतलब ये है परिणाम और दिशा दोनों होने का सही से ढंग से बोध ना हो। ठीक है, वहाँ पर अपन ये कहें कि इसमें दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, और इसके उदाहरण के लिए अपन सोचते हैं कि क्षेत्रफल, क्या ले लेते हैं, कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल में निकालता हूँ, देखो किस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकालोगे, इस प्रकार से। अब इसमें 2 दिशाएं होंगी, एक लेंथ होगा एक ब्रीथ होगा, लेंथ होगा और ब्रीथ होगा। अब इसका आप क्षेत्रफल स्वयं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें दिशा भी हो, लेंथ ब्रीथ हो, परिणाम भी है। ठीक है, बट इस प्रकार से भी तो अपन क्षेत्रफल निकालते हैं किसी वृत्त का, वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो वही इसमें क्या, इसमें ना तो दिशा है, ठीक है, और ना ही इसकी क्या है, कोई परिणाम है, तो वहाँ पर दिशा और परिणाम कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से कहते हैं अपन क्षेत्रफल। ठीक है, और जो क्षेत्रफल जिसमें का परिणाम और दिशा दोनों के सही से बोध नहीं होता है उसे हम प्रदीप्त राशि कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर है ना? ठीक है, अब एक चीज विशेष तरीका से जान लो कि जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो से अधिकतर सदिश राशि माना जाता है। क्लियर है? जो क्षेत्रफल होता है उसे अधिकतर सदिश राशि ही माना जाता है। ठीक है, ना कि उसे अदिश राशि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों? और इसके बाद आगे चलते थोड़ा सा सदिश बीजगणित के बारे में वो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। आप सभी कमेंट करके बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट करें आप सभी मुझे, और ये बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? ठीक है ना बेटे, अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो आज हम अब स्टार्ट करते हैं कि सदिश को निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सदिश के बारे में जो छोटी से छोटी जानकारी लेके हम बड़े से बड़े लेवल तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको छोटी से छोटी जानकारी नहीं होगी तो बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करोगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे सदिश का आता है सदिश का निरूपण। सदिश निरूपण यानी सदिश को कितने प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी निरूपण किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसे जान लेते हैं कि सदिश को कितने प्रकार से निरूपण किया जाता है। ठीक है, तो निरूपण किया जाता है उसे 3 प्रकार से। पहले इस प्रकार से, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, या इसे इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है, और या इसे इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है, इसे थोड़ा सा हाई करके, गहरा करके। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से 3 प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी सारी बुकों में दिया गया है, और ये बहुत कम बुकों में दिया गया है। ये दोनों तो अधिकतर बुकों में मिल जाते हैं आपको, पर ये बहुत कम बुकों में दिया गया है, जिसे अपन हाईलाइट करके प्रदर्शित करते हैं। बट काफ़ी बुकों में ये भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये नहीं है कि एक भी बुक में नहीं दिया हो, बहुत कम बुक में दिया है, पर दिया जरूर रहता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब इसमें चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे ढंग से जिसे यूज करना चाहिए वो ये वाला है। देखो, सीधा लगाओ, खत्म। क्लियर है? अब चाहे तो इसे यूज कर लो, चाहे इसे यूज कर लो, बट इस वाले को बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत कम। इसलिए काफ़ी सारे टीचर इसे पढ़ाते नहीं हैं, ओनली इस में से एक को यूज करके ही आपको पढ़ाते होंगे, 2 में से। और आपने 2 को ही सुना होगा, बट हम तीसरा भी बता रहे हैं। इसे बोल्ड करके, बोल्ड होता है, काफ़ी सारी बुकों में दिया है, पर इसे बहुत कम राइटरों ने छापा है। क्लियर है? तो सदिश का निरूपण 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे स्थिति सदिश। क्या है दोस्तों? स्थिति सदिश।
क्या दोस्तों, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को हम इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पोजीशन वेक्टर। अब स्थिति सदिश को हम किस प्रकार से निकालेंगे और क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। तो मान लो कोई हमारे पास मूल बिंदु है यहाँ पर, तो ये बिंदु ओ मान लिया, ओ बिंदु को क्या कहेंगे, मूल बिंदु। ठीक है, अगर मूल बिंदु से कोई रेखा निकले इस प्रकार से न्यू, ठीक है, तो इस रेखा निकली, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, तो ये ए होगा, ये बी होगा, चाहे तो इस प्रकार से और भी निकाल से, इस प्रकार से काफ़ी सारी रेखा निकलती है जिसका नाम सी दे दिया। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर इसे कहेंगे, ओ बी वेक्टर इसे कहेंगे, ओ सी वेक्टर, इस प्रकार से डॉट 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 करके काफ़ी सारी निकाय निकलती हैं, उसे अपन कहते हैं स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, जो अपने मूल बिंदु से, ठीक है, क्या मूल बिंदु से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो स्थिति सदिश कैसे कहते हैं, वह बिंदु, सॉरी, ठीक है, वह सदिश जो अपने मूल बिंदु से पैदा होता है या उत्पन्न होता है या निकलता है, उससे हम स्थिति सदिश कहते हैं। तो ओ ए ही लिखेंगे, जैसे ए ओ नहीं लिख सकते क्योंकि इसे का उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, ओ से हो रहा है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ओ डी, ओ ई, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। सेकेंड नंबर का आपका जो है स्थिति सदिश क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर के स्टेप चलते हैं, और थर्ड में जो आता है आपका वो है आपका विस्थापन सदिश। क्या दोस्तों, विस्थापन सदिश। अब विस्थापन सदिश किससे कहते हैं और विस्थापन सदिश को आप किस प्रकार से निकालोगे, पहले ये जान लेते हैं। तो उससे पहले मुझे आप सभी कमेंट करके ये बताएं कि आपको सदिश निरूपण और सदिश और स्थिति सदिश क्लियर है या नहीं है। पहले मुझे आप सभी कमेंट करके ये बताएं कि आपको सदिश निरूपण और स्थिति सदिश क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे विस्थापन सदिश पर, और विस्थापन सदिश को हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं विस्थापन सदिश को इंग्लिश में हम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ओरिजिन बिंदु होता है, इंग्लिश में इसे ओरिजिन कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मूल बिंदु। कोई एक मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से दो रेखाएं निकलती है इस प्रकार से, एक और ये दो। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं ए, तो इसे मान लेते हैं बी, और ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे ये। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से वेक्टर भी लगा होगा। क्लियर है। अब देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ए बी वेक्टर के जो विस्थापन सदिश होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा, ए बी का विस्थापन सदिश होगा, इसलिए इसे ए डॉट बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्लियर है। अब ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हो, किस प्रकार से अपन इससे निकालेंगे। क्लियर है दोस्तों इतना। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, अगर अपन को ए बी वेक्टर निकालना है, ठीक है, अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो इसे कहेंगे ये ओ ए लिख रहा है तो ओ बी, दूसरा बिंदु माइनस करते हैं कहीं से पहले में से, तो ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। क्लियर है। इससे अपन शॉर्ट बड़ी अक्षरों में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए और बी, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, मैंने बड़े बड़े अक्षरों से इसलिए प्रदर्शित किया था, इसे कैपिटल अक्षरों से, जिससे आपको साफ दिखाई दे, क्योंकि मैंने यहाँ पर और यहाँ पर बड़े लिख दिए, तो इसलिए मैंने इसे पूरे को बड़ा कर दिया। ठीक है, अब आप इसे चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हो, ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, क्या दूसरे वाले सदस्य में से, दूसरे वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम विस्थापन सदिश को निकालते हैं। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। जो ओरिजिन बिंदु होता है, जो मूल बिंदु होता है, वहाँ से दो वेक्टर निकलते हैं, उस वेक्टर को मिलाने वाली जो रेखा होती है, तीसरी रेखा, वो होती है उसकी विस्थापन सदिश। तो ये वाली रेखा होगी, वो ही होगी, इसकी क्या होगा, विस्थापन सदिश होगा, जिसे ए बी से प्रदर्शित किया जाता है, ए वेक्टर बी से। क्लियर है। विस्थापन सदिश क्लियर है आपका। और विस्थापन सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे चलते हैं। जो फोर्थ में अपन को क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है सदिश का मापांक। क्या पढ़ना है दोस्तों, सदिश का मापांक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मोड ऑफ वेक्टर, जिसे किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जानो, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इसे। ठीक है, इसका मतलब होता है माड़, या मोड कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं मापांक। ठीक है ना दोस्तों। अब इस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है मापांक को। ठीक है, और बट इसमें एक विशेष ध्यान रखना, जो मापांक के बाद जो क्वांटिटी निकलती है वो हमेशा ही एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसका जो भी निकलेगा वो ए निकलेगा, और ये क्या होगी, हमारी अदिश होगी। ठीक है, ना कि सदिश होगी। कैसी होगी दोस्तों, अदिश होगी। और एक और बात बताऊं, अगर इसी वेक्टर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, ए वेक्टर स्क्वायर, तो ए वेक्टर स्क्वायर का भी जो वो सॉरी
उसके निकालेंगे तो उसका क्या निकलेगा, ए स्क्वायर निकलेगा, वो भी एक अदिश राशि ही होगी। ठीक है, तो किसी भी सदिश का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा एक अदिश राशि ही आती है। ठीक है, और किसी भी सदिश का अगर हमें क्या मॉड्यूलेशन यानी मापांक निकालना है तो वो भी हमारी एक अदिश राशि आती है। क्लियर है इतनी चीज़ें? ठीक है, कमेंट करके बताएं आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके बाद हम 4th नंबर पर चलते हैं। 1st, 2nd, 3, 4, 5। अब हम 5वें नंबर पर चलते हैं 5th नंबर पे, और 5th नंबर पर आपका आएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों, तो एकांक सदिश को इंग्लिश में हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, क्लियर है आपको? तो यूनिट वेक्टर जिसे कहते हैं जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये कि एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिसका परिमाण कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, जिसका परिमाण एक होता है उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है इतना चीज़ें? अब एकांक सदिश को निरूपण यानी प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, तो एकांक सदिश को एक कैप लगा के प्रदर्शित किया जाता है, इसका नाम रहता है कैप, CAP, कैप। ठीक है, तो एक कैप बराबर होता है, ठीक है, वेक्टर ऑफ A अपॉन मॉडर्न वेक्टर ऑफ B सॉरी A। ठीक है, ठीक है, मापांक A अपॉन वेक्टर A, वेक्टर A अपॉन होता है मापांक वेक्टर A, कहेगा ए कैप बराबर। ठीक है, इसे अपन एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एकांक सदिश कहते हैं। तो अपने कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब आएगा 6 नंबर का, और 6 नंबर को कहते हैं अपन समांतर सदिश। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहेंगे, समांतर सदिश, जिसे इंग्लिश में पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और समांतर सदिश को किस प्रकार से निरूपित करेंगे, इस प्रकार से 2 लाइन ले ली मैंने। ठीक है, ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया। क्लियर है? इस प्रकार से हम समांतर सदिश को निरूपित करेंगे, जिसमें क्या कहेंगे, जिसकी जो दिशा होती है वो समान होती है, बट इसका जो परिणाम होता है वो समान नहीं होता। ठीक है, तो वह सदिश जिसकी दिशा समान हो तथा परिणाम समान न हो उसे हम समांतर सदिश कहते हैं। क्लियर है? अब इसे निरूपित किस प्रकार से कहेंगे, तो इसे कहेंगे अपन ए वेक्टर बराबर होगा डेल्टा बी वेक्टर, लैम्बडा बी वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों, ए वेक्टर बराबर होगा लैम्बडा बी वेक्टर। अब देखो, इसके जगह पे कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे 1 2 3 4 5, इसकी जगह पे कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है हमारा समांतर सदिश। क्लियर है आप सभी को, समांतर सदिश क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो आप सभी मुझे ये बताएं, कमेंट करके बताएं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। ठीक है, और अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्लियर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सदिश पर चलते हैं वो है हमारा समान सदिश। कौन सा होगा दोस्तों, समान सदिश, समान सदिश। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, समान सदिश पढ़ेंगे। ठीक है, और समान सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिणाम भी और दिशा भी कैसी हो, इक्वल हो, जिसका परिणाम भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो उसे हम समान सदिश कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर आप बता सकते हो समान सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिणाम और दिशा दोनों समान होते हैं उसे हम समान सदिश कहते हैं। क्लियर है? अब इसे निरूपित यानी कि प्रदर्शित किया जाता है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ए वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद कौन सा वेक्टर आएगा अपना, ठीक है, अगर ये आपने पढ़े हैं, पहले से ही पढ़े हैं, तो ये समझ लो आपका इसका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ये मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैथ वाले स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, और फिजिक्स वाले स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ेगा वो बायोलॉजी और मैथ से ही पढ़ेगा। तो ये खासकर जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके चल रहे हैं, वो मैथ और बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों के लिए चल रहे हैं। ठीक है, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों के लिए खासकर चला जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो मैथमेटिक्स होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, इस चक्कर में अपन इसे चला रहे हैं। क्लियर है? ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है ना इतना? तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो अच्छे तरीक़ा से समझ लें।
जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो इसे अच्छी तरीक़ा से समझ लें, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अगर इसे समझ लिया, मान लो इसने अगर बेसिक मैथमेटिक्स टूल समझ लिया तो समझ लो फिजिक्स का उसने 50-60% भाग आसान कर लिया, बहुत ही सरल कर लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स उसने बहुत आसान तरीके से पढ़ने का उसे आ जाएगा और उससे कभी भी कहीं पर भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो समझ लो आपके 95+ स्कोर आप हमारे यहाँ से लेकर आए हुए, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो वेक्टर चलते हैं वो आपका 8वें नंबर का आएगा 8, ठीक है, जो होगा आपका विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, ठीक है, अपोजिट वेक्टर, ठीक है। और विपरीत सदिश को हम ऋण सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण सदिश, ठीक है, जिसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब नेगेटिव वेक्टर किस प्रकार से होता है इसके पहले जान लो। तो ऋणात्मक सदिश कहते हैं इस प्रकार से, ठीक है, जिसका परिणाम बराबर हो किंतु दिशाएं कैसी हो? विपरीत हो। जिसका परिणाम बराबर होता है तथा दिशा विपरीत होती है उसे हम विपरीत सदिश कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब इसे प्रदर्शित किया जाता है ए वेक्टर बराबर होता है माइनस के बी वेक्टर, ठीक है। ये काफ़ी बुकों में माइनस लगा भी होता है, नहीं लगा भी होता है, बट इसे सही से पढ़ो तो यही कहेंगे ए वेक्टर बराबर होता है माइनस के बी वेक्टर। तो क्या किसे कहते हैं? विपरीत सदिश। क्लियर है। तो उसे जिसका परिणाम बराबर हो किंतु दिशाएं विपरीत हो उसे हम विपरीत सदिश कहते हैं। क्लियर है। और 9th नंबर का है उसमें जो लास्ट ही है जिसे कहते हैं अपन शून्य सदिश। क्या कहते हैं दोस्तों? शून्य सदिश, ठीक है, जीरो वेक्टर। शून्य सदिश से कहते हैं जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका परिमाण कैसा हो दोस्तों? जीरो हो। जिसका परिमाण जीरो हो उसे अपन जीरो वेक्टर कहते हैं। इसे वेक्टर जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। अब एक बात विशेष तरीका से ध्यान रखना, जिसका जो परिमाण होता है वो तो जीरो होता है बट इसमें दिशा का भी बोध होता है, ठीक है, इसमें दिशा दी रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? शून्य सदिश कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हो वह सदिश जिसका परिणाम शून्य हो तथा उसमें दिशा दिया हो या दिशा बता रहा हो उस सदिश को हम शून्य सदिश कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो सदिश के प्रकार हैं वो कम्प्लीटली खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना सदिश का निरूपण किस प्रकार से? 3 प्रकार से किया जाता है। एक वेक्टर लगा के, एक डॉट लगा के और एक उसे गहरा करके थोड़ा सा। उसके बाद स्थिति सदिश, वह सदिश जो मूल बिंदु से उत्पन्न होता है, ठीक है, मूल बिंदु से उत्पन्न होता है, जैसे ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये क्या होंगे? आपके स्थिति सदिश होंगे। उसके बाद आपने विस्थापन सदिश, ठीक है, जो मूल बिंदु से ए और बी वेक्टर निकाला था उसका जो विस्थापन हो रहा है उस विस्थापन को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं, जिसे ए बी वेक्टर कहा जाता है। तो ए बी वेक्टर बराबर होता है दूसरा वेक्टर माइनस के पहला वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, जिसे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका सदिश का मापांक, ठीक है दोस्तों। क्या आता है? सदिश का मापांक। और सदिश का मापांक को अपन मॉड्यूलेशन वेक्टर ऑफ ए कहते हैं। तो ये होता है आपका मापांक वेक्टर ए बराबर होता है ए, ठीक है। ये हमेशा एक अदिश राशि होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगर किसी सदिश का अपन मापांक निकालेंगे तो वो एक अदिश राशि ही आएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर निकालेंगे, किसी भी सदिश का अपन अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वो भी एक अदिश राशि आता है, इस बात को भी आप क्लियर ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एकांक सदिश, जिसे अपन यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर उसे ही कहते हैं जिसका परिमाण कितना हो? 1 हो। जिसका परिमाण 1 होता है उसे अपन एकांक सदिश कहते हैं। इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं और एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मापांक वेक्टर ए। क्लियर है दोस्तों। अब आता है समांतर सदिश, ठीक है। समांतर सदिश किसे कहते हैं? तो समांतर सदिश उसे कहते हैं जिसका परिणाम बराबर हो किंतु तो समांतर सदिश कहते हैं, समांतर सदिश उसे कहते हैं जिसका परिमाण अलग अलग हो तथा दिशाएं समान हो। वह सदिश जिसकी दिशा समान होती है तथा परिणाम समान नहीं होता है उसे अपन समांतर सदिश कहते हैं। अब आपको दिख रहा होगा इसकी लाइन छोटी है, इसकी लाइन बड़ी है, तो इस परिणाम में बराबर नहीं है, किंतु इनकी दिशाएं ना वो एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए इसकी दिशा कैसी है? बराबर है। अब अगला आता है समान सदिश। वह सदिश जिसका परिणाम और दिशा दोनों समान हो उसे अपन समान सदिश कहते हैं, यानी इक्वल सदिश कहते हैं। तो इसे एक वेक्टर बराबर बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आता है विपरीत सदिश यानी कि ऋण सदिश। तो वह वेक्टर जिसकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है तथा परिणाम बराबर होता है उससे अपन विपरीत सदिश कहते हैं। तो वो होता है ए वेक्टर बराबर माइनस के बी वेक्टर। और लास्ट होता है आपका शून्य सदिश, जिसका परिमाण शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? शून्य वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों इतना?
अगर आपको क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हमें इसे रब कर दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब सदस्यों को अपन जोड़ना सीख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सदस्यों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है तो ये हम पहले सीख लेते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं रब कर रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों, ले लिया, ओके, ठीक है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो, अगर आप मेरी पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आप 95+ स्कोर करोगे, ठीक है। हम आपके हर परिस्थिति में, हर संगत में आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें लाइव चैट में बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर तैयार रहेगी। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब इसमें सदस्यों का योग सीखेंगे, ठीक है। सदस्य योग किया जाता है, उनका गुणन किया जा सकता है, बट घटाना और कहते हैं भाग नहीं किया जाता। क्लियर है, सदस्यों का योग किया जा सकता है और सदस्यों का गुणा किया जा सकता है, तो ठीक है। उस सदस्यों का जो योग होता है वो भी 2 प्रकार से किया जाता है, एक त्रिभुज के लिए, एक समांतर चतुर्भुज के लिए। और सदस्यों का जो गुणन होता है वो भी 2 प्रकार से किया जाता है, एक अदिश के लिए, एक सदिश के लिए। क्लियर है दोस्तों इतना, ठीक है। तो अब चलते हैं सदस्यों के योग की तरफ, ठीक है। अब इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सदस्यों का योग। क्या पढ़ने वाले हैं? सदस्यों का योग। अब सदस्यों का योग आप कितने प्रकार से करते हो ये तो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, मेरे ऊपर निर्भर करता है, ना ही मेरे ऊपर निर्भर करता है, वो बुकों के ऊपर निर्भर करता है कि बुक में आपको कितने प्रकार से दिया गया है। तो बुक में आपको 2 प्रकार से दिया गया होगा, एक त्रिभुज के लिए और एक चतुर्भुज के लिए, ठीक है। एक त्रिभुज के लिए, एक समांतर चतुर्भुज के लिए दिया हुआ, ठीक है। तो सदस्यों का योग किसके लिए पढ़ते हैं? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं त्रिभुज के लिए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पे? क्या पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पे? सदस्य योग, सदस्य योग त्रिभुज का नियम, सदस्य योग का त्रिभुज नियम, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे इसे? सदस्य योग का त्रिभुज नियम, जिसे ट्रेंगल लॉ कहते हैं। ट्रेंगल लॉ माने होता है नियम, ट्रेंगल माने होता है त्रिभुज, नहीं किसी इसलिए तो कह रहे हैं त्रिभुज का ट्रेंगल लॉ नियम। अब ट्रेंगल लॉ नियम कहते कैसे हैं तो इसे इस प्रकार से जान लो। देखो, मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये है और इसमें हमें प्लस करना है ये वाला वेक्टर, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है। तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, यानी इन दोनों वेक्टरों को क्या करना है? ऐड करना है। तो हम इसे ऐड किस प्रकार से करेंगे अच्छे तरीक़ा से समझो, ठीक है। तो वेक्टर ए जो होगा आपका वेक्टर बी, ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए होगा। क्लियर है दोस्तों, ये वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी होगा। तो इसका जो ऐड होगा वो तीसरी जो भुजा होती है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इनका जो ऐड होगा वो तीसरी भुजा प्रदर्शित करेगी, इस प्रकार से होगी ये तीसरी भुजा, ठीक है। और जिसे कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सदस्य योग के त्रिभुज नियमों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसे कहते किसे, किस प्रकार से जानोगे? यानी इसका अगर कथन पूछ लिया जाए आपसे 2 नंबर में तो आप इसका कथन किस प्रकार से लिखोगे बता सकते हो मुझे? कमेंट करके बताएं। आपने मैथ में किस किस लोगों ने इसका नियम पढ़ा है, या फिजिक्स में आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हो तो वो भी बताएं कि हाँ सर हम इसे पढ़ चुके हैं, हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर है। तो अब देखो किस प्रकार से कहेंगे इसे। जब 2 सदस्यों का, ये क्या है? 2 सदस्य, ठीक है। जब 2 सदस्यों का त्रिभुज नियम, ठीक है, और इसका किस प्रकार से कर रहे हैं? संगलन भुजाओं द्वारा। संगलन, जो दोनों भुजाओं किस प्रकार से ऐड किया जाता है? संगलन भुजाओं द्वारा ऐड किया जाता है। तो इसकी जो तीसरी भुजा होती है वो सदस्य योग को प्रदर्शित करती है, यानी वो दोनों भुजाओं के योग को प्रदर्शित करती है। इसलिए अपन किसे कहते हैं? सदस्य योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। तो क्या कहेंगे? जब 2 सदस्यों को त्रिभुज की संगलन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी तीसरी भुजा सदस्य के योग को प्रदर्शित करती है, या दोनों भुजाओं के योग को प्रदर्शित करती है, उसे हम सदस्य योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। क्लियर है। तो सदस्य योग का त्रिभुज नियम किसे कहते हैं? कब? जब 2 सदस्यों को त्रिभुज के संगलन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, जब 2 सदस्यों को त्रिभुज की संगलन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसकी तीसरी भुजा सदस्य योग को प्रदर्शित करती है, या त्रिभुज योग के सदस्य योग को प्रदर्शित करती है। क्लियर है। और जिसे क्या कहते हैं अपन? ए प्लस बी। और इसकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। इसकी जो दिशा होती है इसकी कैसे होती है? ठीक विपरीत होती है। तो इसे आप कथन करके लिख सकते हो,
ठीक है, इसे आप कथन डाल के इसे लिख सकते हो। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चढ़ लेते हैं। ठीक है, या अगर देखो ये तो आपका त्रिभुज हो गया। अब जो सेकंड वाले पे अगर अपन चर्चा की जाए कि योग किसका आएगा, तो आएगा आपका समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का योग जान लेते हैं कि किस प्रकार से करेंगे समांतर योग। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ओके। कमेंट करके बताएं आप सभी ने मेरी पहली और सेकंड लेक्चर देखा या नहीं देखा, कि डायरेक्ट थर्ड लेक्चर को देख रहे हो। और जो थर्ड लेक्चर को देख रहा है उससे बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को भी जाके देख लें। ठीक है, अगर वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को जाके देख लेता है तो इस लेक्चर में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, और मैं पहले से अभी भी वही कहूँगा, अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स जितने अच्छे होंगे, समझ लो आप फिजिक्स में अच्छी उतनी ही ज़्यादा कमाल करोगे। ठीक है, और खासकर मैथ वाले स्टूडेंट हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपका ये सदिश बीजगणित चैप्टर आता है, तो वो भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका सदिश योग समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब इसे पढ़ने वाले हैं क्या, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरालेसिस लॉ। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। अब इस पढ़ने के लिए विशेष तरीका से अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल लेना, क्योंकि इससे आप चाहो तो मैं सूत्र बता देता हूँ, आप चाहो तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, सूत्र का निर्माण किस प्रकार से कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, तो इसे जान लेते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले मेरी पहली वीडियो जरूर देख लें और कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमने आपकी पहली वीडियो देखी है। ठीक है, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप ये भी कमेंट करके बताएं, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो पर कमेंट करके ही जाएं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, हाँ, तो देखो इस प्रकार से दो वेक्टर ले लेते अपन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कितने वेक्टर ले लिए, दो वेक्टर ले लिए। पहला वेक्टर ये ले लिया और दूसरा वेक्टर ये ले लिया। क्लियर है। अब इनके नाम भी दे देते हैं, तो इसका नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर, इसका नाम दे दिया बी वेक्टर, और ये पोजीशन बिंदु ओ से निकलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु से निकलते हैं ये। क्लियर है, मूल बिंदु से निकलेंगे तो थोड़ा सा इसकी रचना की जाए तो देखो इसे मैं समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए मुझे 4 भुजा होनी चाहिए, तो इस प्रकार से इसे आगे करता हूँ इस प्रकार से, तो इसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इस रेखा को आगे बढ़ाया और इसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो इस भुजा का नाम अपन सी देंगे। ठीक है, ए बी सी, इसका नाम बी दे देते हो, इसका नाम ए दे देते हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, मैं इसे कैपिटल ए दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण ये वाला होगा, और इस विकर्ण को डिनोट करेंगे आर वेक्टर से, जिसे परिणामी सदिश कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा। क्या बनेगा दोस्तों, थीटा। बट जो परिणामी सदिश हो इसके बाद बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे अपन अल्फा। क्या कहेंगे दोस्तों, अल्फा कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा कोण, अल्फा कोण बनेगा, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। तो अब एक बात समझो कि सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम किसे कहते हैं, और पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, इसका भी कथन अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे। ठीक है, बता सकते हैं आप इसका कथन, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे कथन बताइए आपका, इसका कथन आप क्या लिखोगे। ठीक है, इसका कथन बताइए मुझे, अगर आप कथन पूछ लिया गया बाई चांस आपसे तो इसका कथन आप क्या लिखोगे, मुझे ये बताइए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप इसका कथन क्या लिखोगे। तो इसका कथन आपको क्या लिखना है, जब दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, ठीक है सॉरी, आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसका विकर्ण परिणामी सदिश कहलाता है। उसका विकर्ण परिणामी सदिश कहलाता है, या उसका परिणामी सदिश विकर्ण कहलाता है। ठीक है, क्या, जब दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसका विकर्ण परिणामी सदिश कहलाता है। ठीक है, जैसे परिणामी सदिश आर से वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। अगर इसका आपको कथन पूछ लिया जाए तो आप इसका कथन इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब इसका जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है, पहला आता है आपका परिणामी सदिश के लिए,
परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश की याद है आपका पहला फॉर्मूला, जिसे ए वेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आर वेक्टर। तो अगर आपको आर वेक्टर निकालना है तो किस प्रकार से निकालोगे? अंडर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या होता है दोस्तों? आर वेक्टर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है दोस्तों? यह चीज़ आप सभी को क्लियर है? ठीक है, ये क्या होगा इसका? पहले मुझे ये बताइए, ये क्या होगा आपका? क्या होगा? परिणामी सदिश होगा। ये क्या होगा आपका? परिणामी सदिश होगा। तो अगर आपकी दिशा पूछ लिया जाए तो आप इसकी दिशा भी बता सकते हो। ठीक है, और दिशा का जो फॉर्मूला होता है उसे अपन tan अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? tan अल्फा से। ठीक है, तो दिशा को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं? tan अल्फा से। और tan अल्फा बराबर होगा आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करोगे? tan अल्फा को भी डिनोट यानी कि प्रदर्शित करोगे और इससे अपन निकाले भी। देखो, अगर आप चाहते हो कि सर हाँ इसे सॉल्व कराओ तो आपको मैं इसे सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, पहले कमेंट करके मुझे ये लोग बताएं कि कितने लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मुझे कमेंट करके आप सभी बताएं। और ये भी बताएं साथ ही साथ कि सर इसे सॉल्व कराएं या नहीं कराएं। ठीक है, वैसे हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि सर इसे भी हमें सॉल्व करके बताएं तो मैं इसे भी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले आप मुझे सभी कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखो जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसे सॉल्व भी करूँगा आप के लिए, ओनली फॉर आपके लिए। और किसी के लिए मैं यहाँ पर नहीं आ जाऊँ, मैं आपके लिए आ जाऊँ। ठीक है, क्योंकि जो गरीब स्टूडेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो जब वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके नहीं पढ़ सकते तो छोटी कोचिंग में तो पढ़ेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर भी उनके लिए फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक सस्ता और टिकाऊ माध्यम आ जाए, वो है आपका यूट्यूब। ठीक है, तो वो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं। और उन्हें किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो वो हमें बता सकते हैं। हम उसकी सभी डाउट को क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आप पहले मुझे ये बताएं कौन कौन लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं इसे सॉल्व करने में? कौन कौन ले रहे हैं? चलो ठीक है, बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं इसे सॉल्व करने की। ठीक है, जैसे स्टडी को 3.0 के नाम से है कोई। ठीक है, एक एडी नेचुरल के नाम से भी बोल रहा है हाँ सर इसे सॉल्व करा दो। क्लियर है? हाँ, तो देखो अब हम इसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना बेहतर? हाँ, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले तो इसे सॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला किस प्रकार से आ जाए तो उसके लिए थोड़े सॉल्व करने के लिए उसमें मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अगर मैं इस पे एक लंब डाल दूँ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इस भुजा पे मैंने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। इस भुजा का नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया इस भुजा का मैंने? डी। और ये क्या डाला है मैंने? लंब डाला है। लंब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैंने लंब डाला है तो ये लंब होगा, ये खड़ होगा, ये आधार होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए आपको विशेष चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपको इसको, ठीक है, आपको क्या करना है? इसका प्रूफ करना है। और प्रूफ आप किसके प्रकार से करोगे ये समझ लो। ठीक है, आप इसका प्रूफ किस प्रकार से करेंगे ये समझ लो। तो आपको क्या करना है? इस त्रिभुज में ए बी डी, सबसे पहले आपको साइन थीटा निकालना है। इसमें ए बी डी में फिर आपको कॉस थीटा निकालना है। आप साइन थीटा से बी डी का मान निकालोगे और कॉस थीटा से ए डी का मान निकालोगे। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें कर्ण का वर्ग वाला फॉर्मूला लगाओगे और इसे सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसान वे से। ठीक है, देखो किस प्रकार से अपन इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है दोस्तों, तो ए बी डी में समकोण त्रिभुज में क्या निकालना है आपको? साइन थीटा निकालना है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? ये वाला कोण क्या होगा? थीटा कोण होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे देखिए बी डी बटे कर्ण ए बी। क्लियर है दोस्तों? और साइन थीटा और बी डी का मान कुछ नहीं है तो बी डी की बी डी और ए बी का मान आपको दिया है। देखो ओ सी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है, तो ए बी क्या होगा? बी वेक्टर होगा, तो इसका मान दिया है बी वेक्टर। अब इसका अपन को बी डी का मान निकालना है, तो यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी इक्वल टू आएगा आपका बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लोगे। क्लियर है? इतनी चीज़ है।
क्लियर है क्या? अब दोबारा से चलते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है क्या? पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः उसी समकोण त्रिभुज में जाएंगे, कौन से में? ABD में। इसमें से क्या लिखाना है? cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? आधार बट्टे कड़, आधार यानी कि AD और कड़ क्या होगा? AB। क्लियर है दोस्तों? हाँ, तो cos थीटा इक्वल टू आपका क्या आएगा? cos थीटा AD, देखो AD क्या आधार है, इसका कोई मान नहीं तो इसका वैसा का वैसा लिख देते AD की AD, और AB बराबर क्या दिया आपको? B वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ से आपको AD का मान निकालना है, तो AD का मान निकाल सकते हो आप सिंपली। तो AD बराबर होगा क्या आपका? B वेक्टर इंटू cos थीटा। तो इससे इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे आप? सेकेंड। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें त्रिभुज लेना है, कौन सा? OBD में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे? त्रिभुज OBD में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण क्या होगा आपके पास? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीजें आप सभी को? ठीक है, अगर आपने मेरी पहले लेक्चर नहीं देखे तो जाके पहले लेक्चर देख ले, उसमें मैंने आपको 2 लेक्चर में 2 चैप्टर क्लियर कराए थे, पहला बीजगणित और दूसरा आपका त्रिकोणमिति। क्लियर है दोस्तों? तो देखो OB वेक्टर को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? R से, तो इसे अपन R वेक्टर उसका लिख सकता हूँ बराबर, ये क्या है? OD स्क्वायर। क्या है? OD यानी कि ये, और OD को अपन मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? OA और AD, OA और प्लस AD, क्या लिख सकते हैं इसे? OA प्लस AD स्क्वायर की स्क्वायर प्लस BD की BD। क्लियर है दोस्तों इतना? अब देखो इसे R स्क्वायर, R का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हमेशा कैसा निकलेगा? अदिश आएगा, अदिश स्क्वायर आएगा, मैंने पहले बताया है, ठीक है, वीडियो में। ठीक है, अब देखो OA और AB OD, इसका अगर वर्ग करते हैं, पहले इसका मान रखता हूँ। देखो OA का मान क्या दिया है? OA का मान दिया है A वेक्टर, तो इसे लिख सकता हूँ A वेक्टर प्लस BD, और BD का मान क्या दिया है आपको? AD का मान दिया है क्या? B वेक्टर cos थीटा, और इसके लगाए तो इसके लगा देते हैं। क्लियर है दोस्तों? प्लस की प्लस। अब देखो BD का मान अपने ये लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? B वेक्टर इंटू साइन थीटा, तो इस पर इसको लगा, तो इस पर भी इसको लगा देंगे, तो R इक्वल टू R स्क्वायर बराबर आएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB का मतलब समझते हो दोस्तों क्या होगा? 2AB, और पहले लिख लेता हूँ मैं B स्क्वायर, तो B स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या आएगा? B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और 2AB करोगे तो आएगा आपका प्लस 2AB कोस थीटा, प्लस इसका करोगे तो इसका आएगा आपका क्या? B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है दोस्तों इतना? तो इसमें एक चीज़ ध्यान से समझो, क्या समझना है आपको इसमें? देखो B स्क्वायर कोस थीटा और B स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? 1। क्लियर है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो R स्क्वायर बराबर आ जाएगा, क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या बचेगा? देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या इसके पास? B स्क्वायर। क्या बचेगा दोस्तों? B स्क्वायर। चाहे तो आप B स्क्वायर कॉमन लेके कोष्टक में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2AB कोस थीटा। ठीक है, अब लिख सकते हो इसे R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका पूरे का क्या मान हो जाएगा? 1, और प्लस 2AB कोस थीटा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो इससे वर्ग से हटाओगे तो क्या लग जाएगा? इसमें अंडर लग जाएगा, तो ये जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका क्या निकल के आ गया? परिणामी सदिश निकल के आ गया, R बराबर अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। क्लियर है दोस्तों इतना? ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे अपन दिशा निकालेंगे, tan अल्फा निकाले। कमेंट करके बताएं आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है ना दोस्तों? अगर वीडियो पहली बार आए हो, अगर वीडियो पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट करें।
वीडियो कैसी लग रही है। तो इसके बाद अपन को दिशा निकालनी है। तो दिशा किस प्रकार से निकालोगे आप, दिशा निकालनी है आपको त्रिभुज OBD में क्या tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा कौन से त्रिभुज में निकालना है आपको, त्रिभुज OBD में, और tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब होगा BD, लंब क्या होगा दोस्तों, BD होगा, और आधार क्या होगा, OD, क्या होगा, OD। अब एक बात ध्यान से समझो, इसमें OD को मैं क्या लिख सकता हूँ, OA प्लस AD लिख सकता हूँ। तो tan अल्फा बराबर अपना निकल के आएगा क्या, BD बट्टे OD को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD, क्या लिखेंगे, OA प्लस AD। अब देखो BD का मान अपने पास ये दिया है, क्या दिया है, B वेक्टर साइन थीटा अपॉन OA का मान दिया है A वेक्टर, और प्लस इसका मान दिया है B वेक्टर कॉस थीटा। इस प्रकार से इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी दिशा यानी कि tan अल्फा का मान भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ, आप सभी को समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम जो कल पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद कल पढ़ेंगे, इसमें कल हम गुणा करना सीखेंगे, ठीक है। जो सदस्यों का गुणा किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, और सदस्यों के दो प्रकार से गुणा किया जाता है, एक सदिश गुणा होता है, एक अदिश गुणा होता है। क्लियर है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे कि जो सदिश गुणा होता है और अदिश गुणा होता है किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया, कमेंट करके बताएं आप सभी को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आप जितने लोगों के पास इसे शेयर करोगे उतने लिए हमारे लिए अच्छा होगा, और जिससे हम मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी इनकरेजिंग करेंगे इस वीडियो में, और बहुत अच्छा मजा आने वाला है आपको, ठीक है। आप हमारे YouTube माध्यम के चैनल के माध्यम से आप इसमें 95 प्लस स्कोर करोगे, 95 प्लस, ये हमारा वादा है। बस आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों, और हम आपका पूरा सिलेबस अपने YouTube चैनल पर कवर कराएंगे। क्लियर है, आपके एग्जाम से पहले, वो भी हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। चाहे उसके लिए हमें फिर 2-2 घंटा 3-3 घंटे क्यों नहीं देने पड़े आपको, ठीक है, बट आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। कमेंट करें आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, ठीक है, और आप तैयार रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें हम नेक्स्ट का चैप्टर डालेंगे। उससे पहले आप एक काम करना, क्या, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें, अगर देखी है फिर भी आप उन्हें देख के ही आए, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसे दोबारा से एक बार रिपीट करके फिर से देख लें, ठीक है, क्योंकि जितना आपका बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स अच्छे होंगे, समझ लो फिजिक्स उतनी ही आपको अच्छी आएगी, ठीक है। अगर फिजिक्स को अच्छा करना है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स समझ लो अच्छी तरीक़ा से आने ही चाहिए। क्लियर है दोस्तों, हाँ, ओके, ठीक है। तो आप सभी भाई बोले अभी कमेंट में कौन कौन है, देखते हैं हम कौन कौन लास्ट में लाइव बचा है, ठीक है। सभी भाई बोले, अपना नाम लिख के सभी भाई बोले, हम इससे पता चलेगा कि हमें कौन कौन लाइव चैट से जुड़ा था लास्ट में जाके, ठीक है। क्लियर है, हमारी टीम है वो आपकी कमेंट का रिप्लाई दे रही होगी, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप टेंशन फ्री रहें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। इसको उसमें कंप्लीट खत्म करेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। इसके 2-3 चैप्टर और आने वाले हैं, लेक्चर आने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स के। उसके बाद हम बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स को कंप्लीट खत्म कर देंगे, और इसके बाद जो सीखेंगे हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की। क्लियर दोस्तों, क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, तो आप बस हमारे साथ बने रहें, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।